मैं जब भी किसी भी ट्रांजिट के बारे में बात करती हूँ तब मैं आपको सारे प्लैनेट्स और जो राशियाँ इन्वॉल्व हैं उनके कारकत्व के बारे में बताती हूँ, उनके सिग्निफिकेंस के बारे में बताती हूँ। तो मैंने सोचा कि क्यों नहीं ऐसा किया जाए कि आप लोगों के लिए एक नई सीरीज ही ले आई जाए प्लैनेट्स के बारे में, ताकि आप प्लैनेट्स को ज़्यादा अच्छे से समझ सकें। और जब मैं अगली बार ट्रांजिट के वीडियोस करूँ तो आप इन प्लैनेट्स के वीडियोस पे वापस जा सकें और ट्रांजिट्स कैसे होते हैं और ट्रांजिट्स का महत्व क्या है उसको समझ सके फ्रॉम अ होलिस्टिक एस्ट्रोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू। तो आज इस सीरीज की शुरुआत हम करने जा रहे हैं सूर्य के साथ। तो चलिए जान लेते हैं कि सूर्य किस प्रकार का प्लैनेट है, एस्ट्रोलॉजी में उसका क्या सिग्निफिकेंस है और आपकी जो कुंडली है उसमें आमतौर से सूर्य का क्या सिग्निफिकेंस होता है। नमस्ते, भाग्यश्री होलिस्टिक एस्ट्रोलॉजी में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। यहाँ पर हम बात करते हैं पॉजिटिव एस्ट्रोलॉजी की, इंस्पायरिंग एस्ट्रोलॉजी की और साथ ही साथ होलिस्टिक एस्ट्रोलॉजी की भी। यानी कि एक ऐसा ज्योतिष जो कि आपके पॉजिटिव पॉइंट्स को मैक्सिमाइज कर सकता है और आपके नेगेटिव पॉइंट्स को मिनिमाइज करने में आपकी मदद कर सकता है। इस चैनल पर आपको बहुत सारे अलग अलग वीडियोस और सीरीज मिल जाएंगी, लग्नों की, चंद्र राशियों की, नक्षत्रों की। इसके अलावा सूर्य राशियों की भी सीरीज है और साथ ही साथ ये प्लैनेट्स की जो नई सीरीज स्टार्ट करने वाली हूँ वो तो है ही। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं सूर्य के बारे में। जब से मैंने सूर्य राशियों की सीरीज स्टार्ट की है तब से आई होप आप लोग सूर्य को ज़्यादा अच्छे से समझ पाए हैं, क्योंकि सूर्य एक ऐसा प्लैनेट है जिसके बिना ज्योतिष की या जीवन की कल्पना करना ही हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। मैं आपसे ये बात बार बार कहती हूँ कि सूर्य ही जीवन का आधार है और सूर्य ही ज्योतिष का आधार है। यानी कि जो फाउंडेशन बनती है हर चीज़ की वो सूर्य के साथ ही बनती है। अगर हम किसी प्लैनेट को देख पाते हैं तो वो इसीलिए देख पाते हैं क्योंकि सूर्य की किरणें उस तक पहुंचकर वापस हमारी आंखों तक आती हैं। अगर हम अपने आप को देख पाते हैं, एक दूसरे को देख पाते हैं, तो वो भी इसलिए क्योंकि सूर्य की रोशनी हमारे चारों ओर है। और यही वजह होती है कि अंधेरा कई बार इतना डरावना लगता है, बिकॉज यू आर नॉट एबल टू सी थिंग्स प्रॉपरली। तो सूर्य हमारे जीवन में इतना महत्वपूर्ण होता है और जहां तक ज्योतिष की बात है तो सूर्य ना सिर्फ महत्वपूर्ण है बल्कि काफी इंटरेस्टिंग प्लैनेट भी है। अब वो कैसे है? सबसे पहले हम सूर्य के बारे में जो बेसिक बातें हैं वो जान लेते हैं। सबसे पहली चीज क्या है कि इसका जो जेंडर है वो क्या है। ये एक मैस्कुलिन प्लैनेट है, यानी कि पुरुषत्व को दिखाता है। ये प्लैनेट्स की पुरुषत्व क्या होता है, जो पौरुष का जो एसेंस होता है वो क्या है, उसको सूर्य दिखाता है। यही वजह है कि इस प्लैनेट में इतनी सौम्यता नहीं होती, तो ये थोड़ा उग्र होता है, थोड़ा क्रूर होता है। इसका नेचर थोड़ा अग्रेसिव होता है, इसीलिए इसको पुरुष की डेफिनेशन दी जाती है। प्लस ये थोड़ा स्थिर प्लैनेट होता है, उसमें उतनी चंचलता, उतनी म्यूटेबिलिटी नहीं होती जितना कि आपको चंद्रमा जैसे प्लैनेट्स में देखने को मिल जाती है। इसीलिए इस स्थिरता के कारण, इस लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी के कारण, इस पौरुष के कारण, इस पुरुषत्व के कारण हम इसे मैस्कुलिन जेंडर का प्लैनेट कहते हैं। ये जो प्लैनेट है इसका जो बेस्ट फ्रेंड होता है वो होता है मून एंड जुपिटर, और मार्स के साथ भी सूर्य की अच्छी खासी दोस्ती होती है। वीनस और सैटर्न जो आपस में तो बहुत अच्छे दोस्त होते हैं, वो सूर्य के मित्र नहीं होते। और जहां तक मरकरी का सवाल है, भले ही मरकरी कितना भी सूर्य के आसपास चक्कर लगाता रहे, लेकिन सूर्य के साथ उसके संबंध फ्रेंडली नहीं होते। दे आर न्यूट्रल, यानी कि सूर्य और बुध एक दूसरे को टॉलरेट तो कर लेते हैं पर वो एक दूसरे से मैत्री का भाव नहीं रखते हैं। सीधी सी बात है कि जब जब सूर्य अपने मित्रों के घर में जाते हैं, जब जब अपने मित्रों के घर में ट्रांजिट करते हैं, तब तक सूर्य ज्यादा कंफर्टेबल होते हैं। फॉर इंस्टेंस, जब सूर्य अपने मित्र चंद्रमा की राशि में जाते हैं यानी कर्क राशि में जाते हैं तो काफी तेजी के साथ चमकते हैं। सूर्य जब जुपिटर की राशि सैजिटेरियस में जाते हैं या पाइसिस में जाते हैं तो काफी तेजी के साथ चमकते हैं। और अगर आप इसे वेरीफाई करना चाहें तो ये देखिए कि इन इन राशियों की संक्रांति कब होती है और जो सूर्य की चमक होती है, जो ब्रिलियंस या लुमिनेंस होती है, उसको देखिए। जब सूर्य कर्क राशि में होता है उस समय पर आप नोट करेंगे कि आपको टैनिंग बहुत जल्दी हो जाती है। जब सूर्य पाइसिस में होता है उस समय पर सूर्य की किरणें सीधी भी पड़ती हैं काफ़ी और तीखी भी पड़ती हैं। ये मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से मैं कह रही हूँ, आप चाहें तो उसको वेरीफाई कर सकते हैं। और आपका जो भी एक्सपीरियंस है सूर्य के अलग अलग राशियों में प्रवेश को लेकर और हम किस तरीके से सूर्य को एक्सपीरियंस करते हैं उसको लेकर, तो उसे मेरे साथ कमेंट्स में शेयर करना आप लोग बिल्कुल भी मत भूलिए। अगर हम विंशोत्तरी दशा की बात करें तो सूर्य की महादशा 6 साल की होती है। इस प्लैनेट को
जो दिग्बल प्राप्त होता है वो होता है 10वें घर में। क्योंकि अगर देखा जाए तो कुंडली का 10वां भाव बताता है नून टाइम। नून के टाइम पे सूर्य काफी तेजी के साथ चमक रहा होता है, अपनी सारी ल्यूमिनेंस, अपनी सारी ब्रिलियंस आप लोगों को दे रहा होता है, इसलिए 10वें घर में उसको दिग्बल प्राप्त होता है। यही सूर्य जब चौथे घर में चला जाए यानी ठीक उल्टा चला जाए तो उसका दिग्बल क्षीण हो जाता है, क्योंकि चौथे घर का मतलब होता है मिड नाइट। ओके, सो 10वें घर का मतलब होता है मिड नून एंड चौथे घर का मतलब आपका होता है मिड नाइट। इसका मतलब कि सूर्य को सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ कहाँ पर मिलेगी? उसे स्ट्रेंथ मिलेगी मिड नून में, यानी जो दोपहर का समय होता है, ठीक दोपहर का समय, उस समय पर अपराह्न उसको ज्यादा अच्छी डायरेक्शनल स्ट्रेंथ मिलेगी। जहां तक सूर्य की बात है, आपको एक और चीज नोट करनी है कि जिस राशि में सूर्य उदय होता है हमेशा वही आपका उदय लग्न बन जाता है और वही आपके पहले घर में रहता है। यानी कि अगर सूर्य आपका उदय हो रहा है एरीज राशि में, तो फिर वो अस्त कहाँ होगा? वो होगा लिब्रा राशि में। तो ये जो 4 पॉइंट्स होते हैं, जो 4 केंद्र के घर होते हैं, ये सूर्य के साथ काफी कनेक्टेड होते हैं। तो एक जगह सूर्य अस्त होता है, एक जगह सूर्य उदय होता है, एक जगह सूर्य को सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ मिलती है और एक जगह सूर्य के पास सबसे कम स्ट्रेंथ होती है। तो इसको हम बहुत आसानी से इस तरीके से समझ सकते हैं। इसके साथ साथ ही हमें ध्यान देना है कि सूर्य का जो एलिमेंट है वो फायर एलिमेंट है, क्योंकि सूर्य क्या है? आग का गोला ही है ना, इवेंचुअली इट्स अ स्टार। तो बाकी सारे ही स्टार्स की तरह इसमें ऐसी केमिकल एक्टिविटीज होती हैं जिसकी वजह से इसमें ऊर्जा बनती है और वही ऊर्जा फिर गर्मी और रोशनी के रूप में हम लोगों को मिलती है। सूर्य इज अ वेरी ब्यूटीफुल प्लैनेट। अगर आप लोग किसी भी तरह की एस्ट्रोनॉमी फोटोग्राफी पर इफ यू कैन गेट इट ऑन गूगल और सम प्लेस एल्स, प्लीज हैव अ लुक एट इट। सोलर स्टॉर्म्स जो होते हैं उनको देखिए, सूर्य की जो अंदरूनी वर्किंग्स होती हैं, जो काफ़ी अच्छे टेलीस्कोप्स की मदद से अब जो हमारी स्पेस एजेंसीज होती हैं अलग अलग देशों की, वो बना पाती हैं। दे आर मेस्मराइजिंग, दे आर अमेजिंग, एंड वंस यू हैव अ लुक एट इट, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू लुक एट एस्ट्रोलॉजी फ्रॉम अ वेरी एवरेज पॉइंट ऑफ व्यू। ओके, तो एक बार इन चीज़ों को ज़रूर देखिए ताकि आप सूर्य की जो ब्रिलियंस है, वो कितना अमेजिंग प्लानट है, उस चीज़ को आप समझ सके। आई एम श्योर यू विल लव इट टू योर हार्ट, यू विल लव इट फॉर श्योर। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि सूर्य जहां उदय हो रहा होता है वहां पे उसको अच्छा खासा स्ट्रेंथ होता है। जो एरीज राशि होती है उसकी एग्जैक्ट 10 डिग्री पे सूर्य को एग्जॉल्टेड मानते हैं, यानी उच्च का मानते हैं। यूं तो अगर सूर्य एरीज राशि में हो तो हम जनरली उसे एग्जॉल्टेड कह देते हैं कि हाँ भाई ये जो प्लैनेट है उसे अच्छी खासी स्ट्रेंथ मिल रही है, अच्छा खासा बल मिल रहा है। लेकिन एरीज के 10 डिग्रीज पर एग्जैक्टली सूर्य का एग्जॉल्टेशन होता है, सूर्य उच्च में होता है। लेकिन नीच का कब होता है? एग्जैक्टली 7 घर दूर, लिब्रा की 10 डिग्री पे, यानी तुला राशि की 10 डिग्री पे सूर्य क्षीण हो जाता है, उसकी जो एनर्जीज होती है वो क्षीण हो जाती हैं और वो नीच का मान लिया जाता है। और जो सूर्य की मूल त्रिकोण राशि होती है वो होती है सिंह। वैसे भी सिंह सूर्य की अपनी ही राशि है और मूल त्रिकोण नेचुरल सी बात है कि सिंह राशि में बनता है इस चीज का। तो आपने सूर्य के बारे में क्या सीखा कि भाई जहां से सूर्य आपका जिस राशि में उदय हो रहा होगा वो आपका उदय लग्न बनेगा, आपका असेंडेंट बनेगा। जहां पे सूर्य अस्त हो रहा होगा वो आपका 7वां घर बनेगा। सूर्य 10वें घर में सबसे ज्यादा बल प्राप्त करेगा, दिग्बल प्राप्त करेगा। चौथे घर में उसका दिग्बल जो है वो क्षीण हो जाएगा। एरीज राशि की 10 डिग्री पे एग्जैक्टली वो उच्च का हो जाएगा, काफी पावरफुल हो जाएगा। और लिब्रा राशि के 10 डिग्री पे वो काफी ज्यादा क्षीण हो जाएगा। और इसके अलावा मूल त्रिकोण यानी कि लियो राशि में अगर सूर्य होता है तो बहुत ही अच्छा माना जाएगा, काफी अच्छा कंफर्टेबल यहाँ पर सूर्य हो जाता है। वो जितने अच्छे रिजल्ट देने की क्षमता रखता है उतने ही अब्रेजिव रिजल्ट देने की भी क्षमता रखता है। और उच्च और नीच के कॉन्सेप्ट के साथ भी यही होता है। अगर सूर्य उच्च का है लेकिन उसके साथ कोई बुरा प्लैनेट बैठा है, किसी बुरे प्लैनेट की उस पर दृष्टियां पड़ रही हैं इत्यादि इत्यादि, या फिर ओवरऑल इट इज नॉट इन अ वेरी गुड पोजिशन, तो सूर्य उच्च में तो रहेगा यानी हायर एनर्जी तो रहेगी, लेकिन वो उल्टे कामों में भी इस्तेमाल हो सकती है। तो खाली उच्च और नीच का कॉन्सेप्ट नहीं देखना होता। एज आई ऑलवेज से कि एक चीज को पकड़कर मत बैठिए, कुंडली बहुत वास्ट होती है। देर आर नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज, इमेजिन 12 हाउसेज 9 प्लैनेट्स। आप सोच सकते हैं कि इससे कितनी अलग अलग पॉसिबिलिटीज निकल कर आती हैं। उस पे 27 नक्षत्र भी होते हैं, उसमें हर नक्षत्र के 4 पद भी होते हैं, यानी कि जो नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज हैं आपके जीवन में वो काफी ज्यादा बढ़ जाती हैं अगर देखा जाए तो। आपको क्या करना है? आपको ये देखना है कि विच पॉसिबिलिटी हैज द हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी, यानी कि कौन सी चीज में सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी है और उसे ठीक किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। वाई? बिकॉज सम थिंग्स आर प्योर फेट, you just can't help it.
लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको आप चेंज कर सकते हैं। तो कुछ चीज़ें हैं जिन्हें चेंज बिल्कुल नहीं कर सकते, कुछ चीज़ें हैं जिन पर आपका बस चलता है, जिनको आप चेंज कर सकते हैं, और उसी के लिए हम होलिस्टिक एस्ट्रोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं। सूर्य का कनेक्शन कहाँ होता है आपके बॉडी में? आपके सिर के साथ होता है, बिकॉज योर माइंड थिंक्स एंड इट इज़ योर माइंड दैट इज एबल टू सी द वर्ल्ड एंड एक्सपीरियंस द वर्ल्ड। इसलिए सूर्य का कनेक्शन आपके सिर के साथ होता है। सूर्य का काफ़ी गहरा कनेक्शन आपकी आंखों के साथ होता है, क्योंकि हम क्या कहते हैं कि आंखों की ज्योति, आंखों की रोशनी चली गई अगर किसी व्यक्ति की, तो वो चीज़ों को एक्सपीरियंस नहीं कर पाएगा, देख नहीं पाएगा, 100% एक्सपीरियंस उसका कंप्लीट नहीं हो पाएगा। ठीक वैसे ही कि जैसे रात के समय पर सूर्य जब हमारे आसपास नहीं होता, हम उसे एक्सपीरियंस नहीं कर पाते, तो हमारा जो वर्ल्ड व्यू है वो भी, उसका एक्सपीरियंस भी काफ़ी लो हो जाता है, और उसकी वजह से हमारे दिल में डर बैठने लगते हैं, राइट। इस तरह की चीज़ें होती हैं, वेरी फिलोसॉफिकल, एक्चुअली वेरी इसोटेरिक, पर अगर आप इसे समझेंगे इस तरीके से तो आपको लंबे समय तक ये चीज़ याद रहेगी। इसके अलावा इसका कनेक्शन हमारे दिल के साथ होता है, हमारे हार्ट के साथ होता है, क्योंकि लियो राशि का कनेक्शन भी इसी एरिया के साथ होता है। अगर आपको बहुत सारे डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स होते हैं तो सूर्य के साथ कमियां आपको देखने में मिल सकती हैं, इसलिए सूर्य का आप लोग खास ख्याल रखिए एंड मेक श्योर दैट द सन इज राइजिंग हाई एंड इट्स गेटिंग अ लॉट ऑफ स्ट्रेंथ। क्योंकि अब एग्जैक्टली कौन से घर में है वो तो हम डिसाइड नहीं कर सकते, लेकिन उसका जो बल है उसको बढ़ाने के लिए हम काफ़ी कुछ कर सकते हैं। अगर आपका सूर्य अच्छी स्थिति में होता है तो आपके पेरेंट्स के साथ, खासतौर पे आपके फादर के साथ आपके रिलेशनशिप काफ़ी अच्छे होते हैं, या फिर आपको आपके फादर से काफ़ी अच्छे जेनेटिक्स, काफ़ी ज़्यादा अच्छे जो संस्कार कह लीजिए, या काफ़ी अच्छा नेटवर्क कह लीजिए, वो मिलता है। तो प्यार भी हो ना हो ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन उनके थ्रू आपके जीवन में एक अच्छी खासी फाउंडेशन रेडी हो जाती है, रिगार्डलेस ऑफ वेदर यू लाइक हिम और यू डोंट लाइक हिम। इसके अलावा सत्ताधारी जो लोग होते हैं, सत्ता होती है, पावर होती है, वहां पर आपको काफ़ी अच्छा प्रोग्रेस देखने को मिलता है कि पावर पोजीशंस में आप लोग आसानी से पहुंच जाते हैं, और जब वहां पहुंचते हैं तो वहां काफ़ी कंफर्टेबल भी होते हैं। जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, जो सरकारी चीज़ें होती हैं, उनमें भी आप लोग बहुत अच्छा काम करते हैं, सो यू डू वेरी वेल। अगर आपका सूर्य अच्छी स्थितियों में होता है, इनफैक्ट एक बहुत खास स्थिति में होता है, तो आप स्टॉक मार्केट में भी बहुत अच्छा कर सकते हैं, स्पेक्युलेटिव एक्टिविटीज़ जो होती है उनमें अच्छा कर सकते हैं। अगर सूर्य अच्छा हो तो आप काफ़ी मौलिक होते हैं, यानी काफ़ी ओरिजिनल होते हैं, साथ ही साथ आपकी क्रिएटिविटी भी अच्छी होती है। वाई? बिकॉज सूर्य की जो राशि है सिंह, वो 5वें घर की नैसर्गिक राशि होती है, और 5वां घर हमारी क्रिएटिविटी को दिखाता है, साथ साथ हमारे सेल्फ एक्सप्रेशन को दिखाता है, हमारे ईगो को भी दिखाता है। ईगो मतलब अहंकार नहीं होता, ईगो का मतलब अहम होता है। तो आपका अहम कितना ऊंचा है, आप कितने ब्रिलियंट हैं, एक कमरे में अगर आप जाएं तो लोगों की नज़र आप पर पड़ेगी या नहीं पड़ेगी, आप अपनी तरफ लोगों को खींच पाएंगे या नहीं खींच पाएंगे, आपकी पर्सनालिटी के साथ लोग प्रभावित होंगे या नहीं प्रभावित होंगे, ये सारी की सारी चीज़ें सूर्य डिसाइड करके आपको दे देता है। तो मान लीजिए 2 लोग हैं, ऑलमोस्ट सेम पोजिशंस पे हैं, लेकिन एक व्यक्ति का सूर्य काफ़ी स्ट्रांग है और एक का जो सूर्य है वो थोड़ा वीक है, तो चाहे वो दोनों लगभग एक समान ही ब्रिलियंट हो, लेकिन अगर वो दोनों कमरे में आएंगे तो ज़्यादा ध्यान किस व्यक्ति पे जाएगा? जिसका सूर्य अच्छा होता है। एंड दिस इज व्हाट आई हैव एक्सपीरियंस पर्सनली ऑल द टाइम, कि अगर सूर्य अच्छा है, नेचुरली आपकी तरफ नजर जाती है, नेचुरली आपकी तरफ अटेंशन जाती है, वेदर यू डूइंग समथिंग राइट, वेदर यू डूइंग समथिंग रॉन्ग, चाहे आप अटेंशन चाहते हो या ना चाहते हो, अटेंशन आपको पूरी मिल जाती है। तो सरकारी काम आपके अच्छे बन जाते हैं, पिता के साथ, अपनी फैमिली लिनेज के साथ सब कुछ अच्छा हो जाता है, ऑर्गेनाइजेशन में आपके लिए सब कुछ अच्छा हो जाता है। बुरी चीज़ जो सूर्य के साथ होती है वो ये है कि वो आपके अहम को अहंकार में बदल देता है कई बार, एंड आप लोग वैनिटी पे बहुत फोकस करने लगते हो, कि आपको अपना ईगो स्ट्रोक करना, ईगो मसाज करना बहुत अच्छा लगता है, और आप लोग चापलूसों के साथ, जो लोग आपको मक्खन लगाते हैं ना, उनको अपने आसपास रखना शुरू कर देते हो, इंस्टेड ऑफ पीपल हु आर एक्चुअली ब्रिलियंट। सो इसके पीछे भी 2 वजह होती हैं, कि आप अपना ईगो स्ट्रोक करना चाहते हो, कि वो आप चाहते हो कि लोग आपके कसीदे पढ़ें और वो आपके कसीदे पढ़ रहे हैं, सो यू आर वेरी हैप्पी। या फिर आप लोग क्या करते हो, दैट आप नहीं देख सकते कि आपके आसपास कोई आप ही के जितना ब्रिलियंट हो। एक साथ 2 सूर्य तो रह नहीं सकते, इट्स नॉट पॉसिबल। तो इसी वजह से क्या होता है कि ये लोग अपने से जो थोड़े से नीचे के इंटेलेक्ट वाले लोग होते हैं, उनके साथ ज़रूरत से ज़्यादा इंडल्ज होना शुरू कर सकते हैं, और इस इंडल्जेंस की वजह से उनकी जो नेचुरल ब्रिलियंस है वो उनको तो लगता है कि काफ़ी अच्छी बिखर रही है, लेकिन वो धीरे धीरे करके क्षीण होती शुरू हो जाती है। वाई? बिकॉज ब्रिलियंस को भी कोई ना कोई सहारा चाहिए, कहीं तो कम्पीट करना है, किसी के साथ तो अपने आप को आगे देखना है। सो दीज आर द थिंग्स दैट यू हैव टू सी। जब सूर्य अपना बिल्कुल ब्राइट शाइन कर रहा होता है, उस समय पर ट्रस्ट मी, कोई भी और प्लैनेट
बहुत ज़्यादा जोर नहीं लगा पाता। दैट इज़ व्हाट आई हैव नोटिस्ड विद सूर्य। लेकिन अगर एस्ट्रोलॉजिकली बात करें खाली, तो फिर सूर्य की खास बात क्या होती है? पहली बात, इट इज़ वन ऑफ द 2 लुमिनरीज। लुमिनरीज कौन से प्लैनेट्स हैं हमारे? वो प्लैनेट हैं जिनसे रोशनी निकलती है। अब चंद्रमा की रोशनी तो अपनी खुद की होती नहीं है, वो तो सूर्य की रोशनी होती है सारी की सारी। दैट इज वाई सूर्य इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, बिकॉज अगर सूर्य में ही रोशनी नहीं होगी तो चंद्रमा में भी रोशनी नहीं होगी। सो इसीलिए सूर्य इस तरीके से एक बहुत खास प्लैनेट बन जाता है। दूसरी बात, सारे प्लैनेट सूर्य के आसपास चक्कर काट रहे हैं, इसीलिए सूर्य की ग्रेविटी जो है वो इंपॉर्टेंट हो जाती है। एंड एज यू नो कि जिनका सूर्य बहुत स्ट्रांग होता है उनका ईगो भी थोड़ा सा स्ट्रांग होता है। अहम और अहंकार के बीच की जो छोटी सी लाइन होती है उस पर ये लोग टिपटो करते रहते हैं। नॉट अ बैड थिंग, बट ऐसा होता है ऐसे लोग के साथ, इट्स जस्ट देयर पर्सनैलिटी। इसके अलावा सूर्य की खास बात क्या होती है कि सूर्य उन 2 प्लैनेट्स में से एक है जिनको ग्रहण लग सकता है। तो ग्रहण चंद्रमा को लग सकता है और ग्रहण सूर्य को भी लग सकता है, इसीलिए यहाँ पे भी सूर्य एक तरीके से एक खास प्लैनेट बन जाता है। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात जो सूर्य के बारे में है वो ये है कि सूर्य इकलौता प्लैनेट है जो किसी भी दूसरे प्लैनेट को कंबस्ट कर सकता है, यानी उसे अस्त कर सकता है। अस्त का मतलब क्या होता है कि कोई भी प्लैनेट सूर्य के चक्कर लगाते समय पृथ्वी की लाइन ऑफ साइट से चला जाए। तो मान लीजिए ये हम हैं और ये सूर्य है, ओके। हम यहाँ से सूर्य को देख पा रहे हैं, लेकिन कोई प्लैनेट सूर्य के पीछे है जिसकी वजह से हम उसे नहीं देख पा रहे हैं। क्योंकि हम उसे नहीं देख पा रहे हैं इसलिए हम उसे अस्त मान लेते हैं। ये अस्त यूजुअली कब होता है? जब कोई प्लैनेट सूर्य के बहुत ज़्यादा करीब आ जाए। यूजुअली अस्त की अलग अलग डिग्रीज होती हैं, तो अलग अलग प्लैनेट्स अलग अलग डिग्रीज पर कंबस्ट होते हैं, 10 से लेकर 17 डिग्रीज तक। यानी अगर किसी प्लैनेट के बीच में 10 से 17 डिग्रीज का फर्क होता है तो हम उसे कंबस्ट मान लेते हैं। जितना ज़्यादा फर्क होगा कंबशन उतना ही हल्का होगा, और जितने ज़्यादा क्लोज होंगे कंजंक्शन जो कंबशन है वो उतना ही ज़्यादा हो जाएगा। कंबशन का मतलब एक तरीके से आग लगना भी होता है। तो मान लीजिए आग के गोले के पास कोई चीज़ आती है तो क्या होगा उसमें? इट विल बिकम कंबस्ट, एंड व्हेन इट बिकम्स कंबस्ट तो उसकी सारी एनर्जी जलकर राख हो जाती है। तो आप उसको ऐसे भी समझ सकते हैं। एक तो आप ऐसे समझिए कि सूर्य के पीछे चला गया तो दिख ही नहीं रहा है, तो वी कांट सी व्हाट इज गोइंग ऑन विद द प्लैनेट, और उसकी रोशनी हम तक नहीं पहुंच रही। तो या तो आप उसको ऐसे देख लीजिए या फिर आप उसको ऐसे देख लीजिए कि वो सूर्य के इतना करीब है कि वो पूरी तरह से जलकर राख हो चुका है और आपके लिए ज़्यादा कुछ कर नहीं पा रहा है, और चाहे भी तो आप तक अपनी एनर्जीज नहीं पहुंचा पाता। जिस तरीके से भी आप समझना चाहे समझ लें, इवेंचुअल रिजल्ट ये होता है that when a planet is combust it is not able to give its best to you in your कुंडली, राइट। तो सूर्य इकलौता प्लैनेट है जो कंबशन कर सकता है। हर प्लैनेट के एज अ सजेस्टेड अलग अलग कंबशन की डिग्री होती है, लेकिन अगर कोई प्लैनेट सूर्य से लगभग 10 डिग्री पे हो तो वो ज़रूरत से ज़्यादा क्लोज हो जाता है एंड इट बिकम्स वेरी वेरी अनकंफर्टेबल, चाहे वो सूर्य के मित्र ही क्यों ना हो, राइट। बिकॉज इवेंचुअली सूर्य इज फायर, सूर्य उग्र है, सूर्य थोड़ा क्रूर भी है, तो इस वजह से उनको दिक्कत होती ही होती है। अब मान लीजिए सूर्य और चंद्रमा एक दूसरे के काफ़ी पास हैं, 11-12 डिग्री का इनका फर्क है। आपको लगा कि भाई ये दोनों तो दोस्त हैं आपस में, तो अब एक दूसरे को ये नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, ऐसा नहीं होता। सूर्य उग्र है, चंद्रमा सौम्य है, इस वजह से चंद्रमा को दिक्कत तो होती है, ऐसा नहीं है कि दिक्कत नहीं होती। सूर्य एज यूजुअल इज कंफर्टेबल, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको जैसा जलता है रहता है वैसा ही हमेशा उसका जलने का जो उसका सिस्टम है वो चलता रहता है, रिगार्डलेस कि उसके पास कौन सा प्लैनेट है और कौन सा प्लैनेट नहीं है। सो दिस कंबशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग एंड अ वेरी स्पेशल थिंग अबाउट सूर्य दैट यू ऑलवेज हैव टू नोटिस। सूर्य के साथ हम जो रूबी जेमस्टोन होता है, माणिक जो होता है, माणिक्य भी कहते हैं, उसको जोड़कर देखते हैं। तो जब हम रत्न थेरेपी की बात करते हैं तो मैं एकदम शुरू में रत्न थेरेपी कभी किसी को सजेस्ट नहीं करती हूँ। फर्स्ट आई सजेस्ट कि आप अपने लाइफस्टाइल में और अपना जो दिनचर्या है और आपके जो कर्म है उनमें चेंजेस लाइए। उसके बाद अपनी लाइफ में थोड़ा आयुर्वेदिक एस्ट्रोलॉजी, थोड़ा मेडिकल एस्ट्रोलॉजी लाइए। उसके बाद आप फाइनली जाके कहीं रत्न थेरेपी पे आइए जब आपकी लाइन जो लाइफ है वो सेट हो जाए। लेकिन फिर भी रत्न थेरेपी काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है अगर सही तरीके से की जाए तो। जब हम रत्न थेरेपी की बात करते हैं उसमें सूर्य के लिए हम रूबी का इस्तेमाल करते हैं। लाल रंग का ये जेम होता है, काफ़ी ब्रिलियंट इसकी शीन होती है। डिपेंडिंग कि ये जो रूबी है उसका क्वालिटी कितना अच्छा है, इट कैन बी अ ब्राइट ब्रिलियंट रूबी और इट कैन बी अ वेरी डल रूबी। आपको इसी लाल रंग के और पत्थर भी मिल जाते हैं। कई बार आपको जेमस्टोन जहाँ ज्वेलर्स वगैरह बेचते हैं, विल गेट अ लॉट ऑफ जेमस्टोन्स दैट लुक अ लॉट लाइक रूबी, और जो रूबी की तरह ही काम कर सकते हैं। बट इफ यू कैन गेट अ रूबी, नथिंग बेटर देन दैट। ऑफ कोर्स आई विल ऑलवेज सजेस्ट कि पहले अपनी लाइफ में दूसरे चेंजेस कीजिए, उसके बाद कहीं जाके आप रत्न पहनिए। एकदम से पहले जाके रत्न पहन लिया और दूसरा कोई चेंज नहीं किया, कोई परहेज नहीं किया, तो फिर रत्न भी इतने इफेक्टिव मेरे विचार से
नहीं होते अनलेस यू आर इन अ डेस्परेट सिचुएशन। अगर आपको लगता है कि आपके सूर्य के साथ कोई बाधा आ रही है, कुछ प्रॉब्लम आ रही है, एंड यू नॉट एबल टू फुली यूटिलाइज द पावर ऑफ योर सूर्य, तो सबसे पहले आप क्या कीजिए कि अपनी दिनचर्या बिल्कुल सही कर लीजिए, ऐसे कि आप सूर्य के साथ ही उठने लगे। ऐसा करेंगे तो सूर्य से रिलेटेड काफ़ी सारी प्रॉब्लम आपकी अच्छी हो जाती है। दूसरी बात, आपको ज़्यादा से ज़्यादा ओपन स्पेसेस में रहने की ज़रूरत होती है। जितना स्पेस ओपन होगा उतना ही ज़्यादा आप खुश महसूस करेंगे, जितना आप आउटडोर्स रहेंगे उतना ही ज़्यादा आप खुश और अच्छा महसूस करेंगे, और जितना आपको इंडोर रखा जाएगा उतना ही आपको तकलीफ पड़ती चली जाएगी। तो कोशिश कीजिए कि जितना हो सके आउटडोर्स रहें। मान लीजिए आप बीमार हैं, नहीं जा पा रहे हैं, जैसे आजकल का समय है, सो यू रियली कैन नॉट गो आउट एंड अबाउट एंड हैव फन, बट कुछ समय अपनी बैल्कनी में, कुछ समय अपनी छत पे थोड़ा टहलना, थोड़ा फिजिकल होना, ये काफ़ी अच्छा रहता है आप लोगों के लिए। सो दो छोटे छोटे सिंपल सिंपल से उपाय हैं जो कि आप कर सकते हैं अगर आपके सूर्य के साथ कोई प्रॉब्लम आ रही है तो। अगर आप घूमने भी जाना चाहते हैं तो ऐसी जगह जाइए जहाँ पे वाइड स्पेसेस होते हैं, बहुत ज़्यादा क्राउडेड एरियाज नहीं होते, तो देयर हैव टू बी वाइड स्पेसेस, देयर हैज़ टू बी अ लॉट ऑफ नेचर एंड देयर हैज़ टू बी अ लॉट ऑफ सनलाइट एज वेल। बहुत ज़्यादा लंबे समय तक ऐसी जगहों पर मत रखिए जहाँ पर एयर जो है वो स्टफी हो जाती है, या बंद कमरों में, घुप कमरों में, सीलन भरे कमरों में आप लोग मत रहिए। इससे आपके सूर्य के खराब होने के चांसेस काफ़ी हो जाते हैं। और हाँ, अगर सूर्य में कोई समस्या आ रही है तो हो सके तो थोड़ा ब्राइट कलर के कपड़े पहनिए जो सूर्य के ह्यूज होते हैं, जैसे रेड हो सकता है, ऑरेंज हो सकता है, येलो हो सकता है, इस तरह के कलर्स पहनिए। गोल्डन अपनी लाइफ में कलर डालने की कोशिश कीजिए, उससे भी आपको बहुत अच्छा लगेगा एंड योर लाइफ विल फील अ लॉट बेटर। और इससे अगर आपको अपने शरीर के अंदर एनर्जी की कमी महसूस होती है तो वो एनर्जी भी धीरे धीरे करके आपको मिलने लगती है। हाँ, अगेन, अब ये एनर्जी की बातें, रत्नों की बातें, ये मैं किसी और सीरीज में आपको ढंग से बताऊंगी। यहाँ पर हम सूर्य की बात कर रहे हैं। सो ओवरऑल मैंने आपको सूर्य का एक आई टोल्ड यू कि सूर्य क्या है, कैसा है, किस तरीके से काम करता है, ये सब आप एक बार आप लोगों ने जान लिया तो हम जितने ट्रांजिट्स की बात करते हैं वो ट्रांजिट्स को समझना आपके लिए आसान हो जाएगा, और अपनी खुद की कुंडली को इंटरप्रेट करना भी आप लोगों के लिए काफ़ी आसान हो जाएगा। याद रखिए, इट्स अ पार्ट ऑफ द बेसिक स्टेप्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी दैट यू हैव टू लर्न, राइट? सो नाउ दैट यू हैव लर्नड एवरीथिंग अबाउट सूर्य, नेक्स्ट टाइम आपको बात करनी है या बात सुननी है चंद्रमा के बारे में। एंड रिमेंबर, सूर्य की तरह ही चंद्रमा एक बहुत खास प्लैनेट होता है, वेरी इंपॉर्टेंट प्लैनेट। चंद्रमा चाहे तो बड़े से बड़ा राजयोग जो है उसको ध्वस्त करने की क्षमता रखता है। तो अब ये कैसे होता है, और चंद्रमा राजयोग बनाता कैसे है, बिगाड़ता कैसे है, और लाइफ में क्या क्या चेंजेस लेके आता है, उनकी बात हम तब करेंगे जब हम चंद्रमा का वीडियो बनाएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।